शीतल और रजनी दोनों बचपन की सहेलियां थीं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। लेकिन शीतल बहुत ही अमीर घर से थी और रजनी बहुत गरीब थी। उसकी माँ सिलाई करके घर चलाती थी। शीतल और रजनी मॉल जाते हैं। रजनी, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। हम शादी भी एक ही घर में करेंगे ताकि हम दोनों हमेशा एक साथ रहें। पागल, कुछ भी बोलती है। देख लेना, ऐसा ही होगा। कुछ दिन बाद शीतल के लिए एक अमीर घर का रिश्ता आता है और बात पक्की हो जाती है। क्या बात है शीतल, आज तो इतनी खुशी का दिन है और तू इतनी दुखी क्यों? क्या हो गया? अब हम दोनों अलग हो जाएंगे ना, इसलिए। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैं कभी कभी तुझसे मिलने आ जाया करूंगी ना। सबके जाने के बाद शीतल अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रजनी की शादी मेरे देवर से हो जाए और हम दोनों एक ही घर में रहें? अरे पागल लड़की, कैसी बातें करती है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? वो कितने बड़े लोग हैं और रजनी की उनसे क्या बराबरी। तू अपनी जिंदगी पर ध्यान दे, उसे छोड़। पापा, आप ही कुछ समझाओ ना मम्मी को। अगर रजनी भी उसी घर में आएगी तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन बेटा, ये सब हमारे हाथ की बात नहीं है। ये तो उन लोगों पर डिपेंड करता है। तो पापा, आप एक बार रजनी के लिए उनसे बात करके देखो ना। ठीक है, मैं बात करूंगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये लड़की तो पागल हो गई है। उसके चक्कर में अपना रिश्ता खराब कर लेगी। अगले दिन शीतल के पापा रजनी के लिए उन लोगों से बात करते हैं। उन लोगों को रजनी पसंद आ जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। वाओ! रजनी, अब तो हम एक ही घर में रहेंगे और हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। और अब तो मैं तेरी जेठानी बन गई हूँ। हाँ जेठानी जी। कुछ दिन बाद एक ही मंडप में दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। आओ मेरी प्यारी भाभियों, आपका स्वागत है। अगले दिन सुबह, अब बड़ी बहू, छोटी बहू, जल्दी आओ। जी मम्मी जी। दोनों बहुओं कान खोल के सुन लो। आज तुम दोनों की पहली रसोई है और हमारे यहाँ इस रस्म में सारे रिश्तेदार आते हैं। तो बड़ी बहू, तुम्हें जीरा राइस, खीर और गाजर का हलवा बनाना है और छोटी बहू, तुम्हें मटर पनीर, दम आलू और आलू गोभी बनानी है और पूरियां दोनों साथ में मिलके सेक लेना। सासू माँ की बात सुनकर शीतल के मुंह पर 12 बज जाते हैं। ठीक है मम्मी जी। क्या हुआ बड़ी बहू, तुझे सांप क्यों सूंघ गया? नहीं नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। तो जाओ, जल्दी से काम में लग जाओ दोनों। आज पता चलेगा कौन सी भाभी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। शीतल और रजनी दोनों किचन में आ जाती हैं। गाजर का हलवा, खीर, जीरा राइस। रजनी, मुझे तो नॉर्मल खाना भी ठीक से बनाना नहीं आता। ये सब कैसे बनाऊंगी मैं? मुझे पता है तुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। तू टेंशन मत ले, मैं सब बना दूंगी। तू बस मेरी हेल्प कर देना। थोड़ी देर में रजनी सारा खाना तैयार कर देती है। सभी ससुराल वाले टेबल पर वेट करने लगते हैं। अरे बहुओं, क्या कर रही हो दोनों? खाना बना के नहीं। अरे भूख लग रही है सबको। दोनों बहुएं खाना लाती हैं। जी मम्मी जी, सब तैयार है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सभी खाना खाने लगते हैं। वाह भाई वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है दोनों बहुओं ने। वाह! सासू माँ ने दोनों बहुओं को उपहार दिए। मम्मी, दोनों भाभी कितना अच्छा खाना बनाती हैं। अब तो रोज अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। ऐसे ही रोज होने लगा। रजनी सारा खाना बनाती और शीतल आराम से अपने कमरे में सोती रहती। सुबह का समय था। छोटी बहू, यहाँ आओ। जी मम्मी जी, क्या हुआ? शीतल के मायके से फोन आया है। तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो तुझसे मिलना चाहती हैं। जा अपने मायके होवा। ठीक है मम्मी जी। रजनी, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अरे बड़ी बहू, तू क्या करेगी जाकर? और यहाँ खाना कौन बनाएगा? रजनी चली जाएगी अकेले। तू जाकर खाने की तैयारी कर। हे भगवान, कहाँ फंस गई? रजनी चली गई, अब खाना कैसे बनाऊंगी मैं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी बहू, क्या बना रही है खाने में? कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी जी, क्या बनाऊं?
ऐसा कर, दम आलू, दाल चावल और रोटियां बना ले। ठीक है मम्मी जी। दोपहर में सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। क्या करूं, सब लोग टेबल पर आ गए और मुझसे तो कुछ भी नहीं बन रहा। ऐसा करती हूँ, जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। शीतल ने सारा खाना ऑर्डर करके मंगा लिया और बर्तनों में परोस कर ले आई। आज खाने का स्वाद अलग क्यों लग रहा है? मुझे तो ये घर का बना खाना लग ही नहीं रहा। नहीं मम्मी जी, ये सब तो मैंने खुद ही बनाया है। सब खाना खाकर चले जाते हैं। शीतल बहुत खुश हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है खाना बनाने का। खाना बनाने की क्या जरूरत, बाहर से ऑर्डर करो और सबको खिला दो। लेकिन ये रजनी अभी तक क्यों नहीं आई? उसको फोन करके देखती हूँ। रजनी, तू अब तक क्यों नहीं आई? कब तक आएगी? शीतल, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। माँ बहुत बीमार है, मैंने मम्मी जी को बता दिया है। शाम को खाने का समय हुआ तो शीतल ने वही किया। खाना जोमेटो से ऑर्डर कर दिया और जब खाना आ गया तो पैकेट से निकालकर बर्तनों में डालने लगी। तभी सासू माँ किचन में आ गई और उन्होंने ये सब कुछ देख लिया। बहू, ये सब क्या हो रहा है? तेज तेज आवाज सुनकर सभी घर वाले किचन में आ जाते हैं। बहू, तूने खाना बाहर से क्यों मंगाया? भाभी, ये जोमेटो से खाना क्यों मंगाया आपने और हमें बताया भी नहीं? शीतल डर गई और रोने लगी। बोल बहू, बोल जल्दी। अब तुझे सांप क्यों सूंघ गया? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता था। अब तक सारा खाना रजनी ही बनाती थी। तभी मैं सोचूं, सुबह के खाने का स्वाद इतना अलग क्यों था। और पहली रसोई में भी सारा खाना रजनी ने बनाया होगा और तू हमसे झूठ बोलती रही। खाना बनाना नहीं आता था तो हमें बता देती। मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, मैं सारा खाना बनाना सीख लूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बड़ों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। आगे से ऐसी गलती ना हो। अगले दिन से शीतल रजनी से खाना बनाना सीखने लगी। आशा ताई एक छोटे से गांव में अपने 5 बेटों हरीश, सुरेश, मोहन, रमेश और राकेश के साथ रहती थी। उनकी 5 बहुएं सपना, नीलम, संगीता, किरण और कविता थी। पांचों बेटे खेतों में काम करते थे और बहुएं घर संभालती थी। एक दिन दोपहर को आशा ताई बैठी थी, तभी उनके 5 बेटे घर आ गए। अरे, तुम लोग इस समय घर कैसे आ गए? खेत में काम पूरा हो गया क्या? माँ, तुमने कभी बताया नहीं कि पिताजी ने साहूकार से कर्ज ले रखा था। उसने हमारे खेत पर कब्जा कर लिया है और कल तक हमें ये घर भी खाली करना है। ये सुनकर आशा ताई और उनकी बहुएं रोने लगती हैं। हाँ बेटा, तेरे पिता ने कर्ज तो लिया था, लेकिन तुम सबकी शादी करने के बाद वे उसे चुका पाते, इससे पहले ही वे स्वर्ग सिधार गए। माँ, अब तो कर्ज की रकम इतनी ज्यादा हो गई है कि हम चाहकर भी नहीं चुका सकते। इससे अच्छा है अपना सामान बांधकर कल सुबह ही हम शहर चलते हैं। सुबह आशा ताई 5 बेटों और बहुओं के साथ शहर के लिए चल देते हैं। रास्ते में उन्हें भूख लगती है, तभी वहां उन्हें एक आदमी मिलता है। भाई, यहाँ कोई ढाबा है? हमें बहुत भूख लगी है। नहीं भाई, यहाँ दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं है। अरे, एक काम करो, अपनी बहुओं से कहो यहीं चूल्हा बना ले और खाना बनाने की तैयारी कर ले। खाने का सामान तो है हमारे पास। सभी खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। खाना खाने के बाद वे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सबसे छोटा बेटा राकेश सबको रोकता है। माँ, ये बहुत से ट्रक और बहुत सी सवारी निकल रही हैं और यहाँ कोई ढाबा भी नहीं है। सभी परेशान होते होंगे। क्यों ना हम यहीं पर एक ढाबा खोल लें? वैसे भी हम शहर में जाकर क्या करेंगे? हमें सिर्फ खेती आती है। माँ जी, देवर जी ठीक कह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मैं सबको सिखा दूंगी। चलो ठीक है, हम आज ही ढाबा खोल लेते हैं। ये कुछ जमा किए पैसे हैं, इनसे ढाबा तैयार करवा लो और सारा सामान ले आओ। सभी मिलकर ढाबा बना लेते हैं। अगले दिन ढाबा खुल जाता है। अरे, खाना बन गया क्या? माँ जी, सारी तैयारी हो गई है। कोई ग्राहक आएगा तो हम फटाफट तंदूरी नान बना देंगे।
शाम तक काफी ग्राहक खाना खाने आ जाते हैं। उनका सारा खाना खत्म हो जाता है। माँ, मैंने सारा हिसाब जोड़ लिया। सारा खर्च निकालने के बाद भी 2,000 रुपए बच गए। इतने पैसे तो हमने कभी नहीं कमाए। इसी तरह मेहनत करते रहो, भगवान सब ठीक कर देंगे। कुछ ही दिनों में उनका ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। एक दिन नीलम ने अपने पति हरीश से अकेले में बात की। सुनो जी, अब तो ढाबा अच्छे से चल रहा है। अब हमें हलवाई और नौकर रख लेने चाहिए। कब तक हम खाना बनाते और खिलाते रहेंगे? तब तो बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। अभी जो बचता है ना, उसका आधा भी नहीं बचेगा। हम पांचों बहुओं ने निर्णय लिया है कि हम शहर में रहेंगे और ढाबा नौकरों को चलाने देंगे। आप पांचों दिन में आकर देख लेना। हरीश आशा ताई से बात करता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शहर में क्या करोगे? और नौकरों के भरोसे कोई काम चलता है क्या? यहाँ लोग हमारे खाने के स्वाद के कारण आते हैं। अभी 1 साल पहले यहाँ एक भी ढाबा नहीं था। अब देखो, पास में 2 और ढाबे खुल गए हैं। मेरी मानो तो ऐसे ही चलने दो। लेकिन उनकी बहुएं नहीं मानती और काम करना बंद कर देती हैं। पांचों बेटे अपनी बहुओं को लेकर शहर चले जाते हैं। ढाबे पर 2 नौकर लगा देते हैं। आशा ताई वहीं ढाबे पर रहने लगती है। एक दिन हरीश ढाबे पर बैठा था। भाई, तुम्हारे ढाबे का खाना पहले जैसा नहीं रहा। सारे नान कच्चे हैं, सब्जियों में पानी मिला रखा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बैठिए, मैं दूसरी थाली भिजवाता हूँ। मैं बहुत दिनों से इसी ढाबे का खाना खा रहा था, पर आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ये कहकर ग्राहक चला जाता है। इसी तरह ढाबे पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। पांचों बेटे और आशा ताई परेशान रहने लगते हैं। एक तरफ ढाबा बंद हो गया था, उधर शहर में घर के खर्चे बहुत बढ़ गए थे। एक दिन आशा ताई सुबह उठी तो देखा पांचों बहुएं ढाबे पर खाना बना रही हैं। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गई? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। पैसा देखकर हम लालच में आ गए। मैंने ही चारों को भड़काकर शहर जाने के लिए मनाया था। लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि यह ढाबा चलेगा तभी हमें सुख मिल सकता है। पांचों बहुएं और पांचों बेटे पहले की तरह ढाबा चलाने लगते हैं। धीरे धीरे पुराने ग्राहक वापस आ जाते हैं। ढाबा पहले की तरह अच्छे से चलने लगता है। रेखा अपने पति पार्थ के साथ एक फ्लैट में रहती थी। पार्थ के माता पिता नहीं थे। उसकी एक छोटी बहन थी, संजना, जिसकी शादी हो चुकी थी। पार्थ एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वो अपनी सैलरी लाकर रेखा को दे देता था। महीने का खर्च चलाने के बाद रेखा के पास बहुत से पैसे बच जाते थे। रेखा हर महीने कपड़े गहने खरीदती थी। अभी कुछ दिन पहले ही पार्थ ने नई गाड़ी ली थी। एक दिन रेखा घर पर ही थी, तभी डोरबेल बजी। अरे, इस समय कौन आ गया? चैन से सोने भी नहीं देते। रेखा दरवाजा खोलती है। सामने उसकी नंद संजना अपने बेटे रवि के साथ खड़ी थी। अरे दीदी, आप अचानक कैसे आ गई? बस भाभी, आपसे और भैया से मिलने का मन हुआ तो मैं चली आई। आइए आइए, अंदर बैठकर बात करते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रेखा संजना और रवि को पानी देती है। वो संजना के पास बैठकर बातें करने लगती है। और बताइए दीदी, आपके ससुराल में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं भाभी। आप बताइए, भैया कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। हमने पिछले महीने ही नई गाड़ी ली है। आप फोन कर देती तो ये आपको लेने आ जाते। तभी रवि बीच में बोल पड़ता है। बता, कहाँ से देती? आज सुबह ही तो लड़ाई हुई थी पापा से। दीदी, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको अचानक आना पड़ा? भाभी, आपको नहीं पता, ये रोज शराब पीकर आते हैं, मुझे मारते हैं और भैया से पैसे लेने के लिए बोलते हैं। इन्हें पता लग गया कि आप लोगों ने गाड़ी ली है, तब से दहेज में गाड़ी ना मिलने के लिए मुझे ताने मारते रहते हैं। रेखा का दिमाग खराब हो गया। वो सोचने लगी, हे भगवान, ये तो अपना घर छोड़कर आ गई। अब ये यहाँ रहेगी तो मैं पार्थ से पैसे बचाकर जो शॉपिंग करती हूँ ये सब उन्हें बता देगी। पता नहीं कहाँ से आ टपकी। अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी? नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस आपके घर के बारे में सोच रही थी। शाम को पार्थ घर आया। अपनी बहन को देखकर वो बहुत खुश हुआ। संजना ने उसे सारी बात बता दी। बहन, तू चिंता मत कर, ये घर भी तो तेरा है।
अब तू यहीं रह। जब तक जीजा जी सुधर नहीं जाते तुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है। रेखा दोनों की बातें सुन रही थी। उसे मन ही मन में जलन हो रही थी। रात के समय सब खाना खाकर सोने चले गए। रेखा ने मौका देखकर पार्थ से बात की। आपको नहीं लगता दीदी को यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए? अकेले में तो जीजा जी और ज्यादा शराब पियेंगे। कैसी बात करती हो? वो चाहे जो करे, लेकिन मैं अपनी बहन को इस हाल में वहां नहीं भेज सकता। रेखा आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो पूरी रात यही सोचती रही कि संजना को कैसे अपने घर से भगाया जाए। 2-3 दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। रेखा को अब किचन में ज्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि संजना उसे हर बात पर टोक देती थी। 3 दिन बाद रेखा ने संजना से कहा, दीदी, मुझे तो इतना काम करने की आदत नहीं है। आपको यहाँ रहना है तो मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। सुबह का खाना मैं बना लूंगी, शाम का खाना और बर्तन आप कर लेना। ठीक है भाभी, मैं कर लूंगी। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी इसे बुरा लग जाएगा, लेकिन मुफ्त का खाना खाने के लिए ये तो काम करने को भी तैयार हो गई। दीदी, ये बात आप भैया को मत बताना, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगे। संजना घर का काम करने लगी। धीरे धीरे रेखा ने सारा काम संजना पर डाल दिया और खुद कोई ना कोई बहाना बनाकर पलंग पर लेटी रहती थी। रेखा अब भी बहुत परेशान थी। वो संजना को घर से निकालना चाहती थी। एक दिन रेखा ने संजना को साफ साफ कह दिया, दीदी, आप कब तक हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेंगी? आपको पता है इनकी कमाई कितनी कम हो गई है। इन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, ऊपर से गाड़ी की EMI। ऐसे में हम आपका बोझ कब तक उठाएंगे? भाभी, मेरे से तो भैया ने कभी कुछ नहीं कहा। वो आपसे कैसे कहते कि आप चली जाओ? ये तो आपको सोचना चाहिए कि अपना ससुराल छोड़कर आप पीहर में आ पड़ी हैं। संजना को बहुत बुरा लग जाता है। अगले दिन वो पार्थ के जाने के बाद घर से निकल जाती है। उसे एक वृद्धाश्रम में नौकरी मिल जाती है। वहां उसे बुजुर्गों की सेवा का काम मिल जाता है। वहीं रहने खाने का इंतजाम हो जाता है। संजना पार्थ को बिना बताए उस वृद्धाश्रम में पहुंच जाती है। रेखा बहुत खुश थी, लेकिन अब वो पार्थ को कैसे मनाए यही सोच रही थी। शाम को पार्थ आया। उसने देखा कि संजना नहीं है, ना ही रवि कहीं पर नजर आ रहा है। रेखा, संजना कहाँ है? दीदी को जीजा जी ले गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वो आए थे उन्हें लेने। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आकर उनसे बात तो करता। वो बहुत पछता रहे थे, आपसे नजरें भी नहीं मिलाना चाहते थे, बार बार माफी मांग रहे थे। रेखा के झूठ को पार्थ ने सच मान लिया। चलो, ये अच्छा हुआ कि अब मेरी बहन सुखी रहेगी। रेखा बहुत खुश थी। उसकी नंद जा चुकी है। वो अब पहले की ही तरह घूमने जाती और शॉपिंग करती थी। एक दिन पार्थ ऑफिस के नीचे आया तो उसने देखा कि संजना एक कैंप में बैठी है और लोगों से बुजुर्गों के लिए डोनेशन मांग रही है। पार्थ उसके पास गया। बहन, तू ये क्या कर रही है? क्या फिर जीजाजी से झगड़ा हो गया? संजना कुछ नहीं बोल सकी। पार्थ को सब समझ में आ गया। वो उसी समय संजना और रवि को लेकर घर आ गया। कुछ देर में रेखा शॉपिंग करके वापस आई। पार्थ और संजना को देखकर वो घबरा गई। रेखा, तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने पीहर चली जाओ। रेखा पार्थ के पैरों में गिर जाती है। तुम मेरे से बड़े हो, लेकिन आज तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे जीजा जी ने मेरे साथ किया। माफ कर दो भाभी को। दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई है। नहीं भाभी, मैं ही तुम लोगों पर बोझ बन गई थी। पार्थ, भाभी को कुछ मत कहना। ये कहकर संजना वहां से चली गई। रेखा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अब वृद्धा रेशमा अभी अभी कॉलेज से आई थी। तभी उसकी माँ पुष्पा ने कहा, बेटा, कैसा रहा तेरा पेपर? पास तो हो जाएगी ना? माँ, तुम्हारे कहने से मैं कॉलेज जा रही हूँ, यही काफी नहीं है क्या? वहाँ मैं नकल कर रही हूँ, पास हो गई तो ठीक, नहीं तो मुझे तो रील बनाने में मजा आता है। हे भगवान, फिर से रील? तेरा तो रील से पेट ही नहीं भरता। कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? रेशमा हर दिन माँ को समझाती, लेकिन पुष्पा पुराने ख्यालों की थी। इसीलिए रेशमा बिना उनसे बात करे अपने कमरे में चली गई
और मोबाइल से रील बनाने लगी। ये उसका रोज का काम था। वो मोबाइल से रील बनाती और उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। उसके काफी फॉलोअर्स भी बन गए थे। इधर पुष्पा जी को उसके विवाह की चिंता थी। एक दिन पुष्पा ने रेशमा से कहा, बेटी अब शादी कर ले। ये सुनकर रेशमा ने कहा, माँ मैंने लड़का ढूंढ लिया है, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वह मुझे ऑनलाइन मिला था, रोज मेरी रील को लाइक और शेयर करता था। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे, फिर वह मुझसे मिलने लगा। देखा रील का कमाल, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी। लेकिन उसके घर वालों को पता है तू रील बनाती है। माँ उसने बात कर ली होगी, हमें क्या। कुछ ही दिनों में रेशमा की शादी सुरेंद्र से हो जाती है। नए ससुराल में जाते ही रेशमा का बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास मालती अपनी बहू को बहुत लाड़ प्यार कर रही थी। सुरेंद्र उनका इकलौता बेटा था। रेशमा अपने कमरे में पहुंची। वो फटाफट फोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपनी ससुराल के बारे में बताया। रात हो गई थी, तभी उसकी सास मालती जी उसके पास आई। बेटी अब तू आराम कर ले, कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई करने आएंगी। अगले दिन रेशमा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतों के आने का समय होने वाला था, उसने छत पर जाकर 2 रील और बनाकर डाल दी। शाम के 4 बज गए, लेकिन उनके घर एक भी औरत नहीं आई। तब मालती जी पड़ोस में गई। अरे विमला, तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने नहीं आई? अरे मालती, तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी। ये देख कितनी रील बनाकर डाल दी। उसने तो तेरा पूरा घर यहीं बैठे दिखा दिया। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू। अब तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को रोज देखेगा। मालती जी को बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से घर आई। क्यों री बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी? क्या हुआ माँ? अभी तो रेशमा को आए 1 दिन हुआ है और आप उसे डांटने लगी। वाह बेटा, पहले ही दिन बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी, पूरा मोहल्ला पहले ही इसे देख चुका है। अब हमारे घर मुंह दिखाई करने कौन आएगा? रेशमा कमरे में ये सब सुन रही थी। वो बाहर आई और बोली, माँ जी, मुझे तो रोज 2 रील डालनी ही होती है। ये तो मैंने पहले ही इनसे कह दिया था। माँ इसी रील से तो हमारी मुलाकात हुई थी। देख सुरेंद्र, मुझे गुस्सा मत दिलवा। तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई थी। इसे यहाँ रहना है तो रील बनाना बंद करना पड़ेगा। सासू माँ, आप जो मर्जी कहें, मैं अपना करियर खराब नहीं कर सकती। अरे रेशमा, तू चुप हो जा। मैं माँ से बात कर रहा हूं ना, तू अंदर जा, चल। रेशमा गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। सुरेंद्र माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालती जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन जब सुरेंद्र सुबह दूध लेने जा रहा था तो 2 लड़के उसे मिले। भाभी की रील कब आएगी? हम तो इंतजार कर रहे हैं। भाभी अब तो घर में नौकर लगा ले, कब तक दूध लाता रहेगा? भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होंगी। सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में घर आ गया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया। रेशमा आवाज सुनकर बाहर आई तो सुरेंद्र ने उसे सारी बात बता दी। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो जी। तभी मालती जी पीछे से आ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। हाँ बेटा, तू तो बस अपनी पत्नी की सुन। आज मंदिर गई थी, वहां भी रेशमा की ही चर्चा हो रही थी। हमें तो अब ये मोहल्ला छोड़ना ही पड़ेगा। माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। अगले दिन से रेशमा घर का सारा काम करके रील बनाती। साथ ही वो कुछ देर के लिए बाहर चली जाती थी रील बनाने के लिए। मालती जी घर में बैठी थीं। उन्होंने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आ गईं। उनमें बिमला भी थी। बहन, हमें माफ कर दे, हमने तेरी बहू को गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन आज उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया बहुत साफ हो गया है। साफ पानी आने लगा है और तो और सारे गुंडों को पुलिस पकड़ कर ले गई। बहू, ओ बहू, इधर आ। ये सब क्या कर दिया तूने? माँ जी,
मैं जब घर के बाहर रील बनाने जाती थी तो इस एरिया में जो भी समस्याएं होती थी, जैसे सफाई, गंदा पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर देती थी। बहू, हम सब ने मन बना लिया है, अब तो इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलवाएंगे और वोट भी तुझे ही देंगे। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। माँ जी, मैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। रेशमा एक डायमंड नेकलेस अपनी सास को देती है। बेटी, ये क्या है? ये तो बहुत महंगा होगा। हाँ माँ जी, 5 लाख का है। ये पैसे रील बनाकर ही तो कमाए हैं मैंने। अरे बेटी, हमारी बहू को भी रील बनाना सिखा दे, घर का काम तो मैं ही कर लूंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगे। कानपुर के एक छोटे से कस्बे में रोशन जी का परिवार रहता था। घर में उनकी माता जी रत्ना जी, उनकी पत्नी सुनीता, बेटा आशीष और बेटी सौम्या रहते थे। आशीष की शादी हुए अभी केवल 3 महीने हुए थे। सोनिया दिल्ली की पढ़ी लिखी लड़की थी। माता पिता के कहने से उसने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन जब वह बहू बनकर आई तो उसने महसूस किया कि यहाँ तो बहुत बंदिशें। एक दिन सोनिया घर का काम कर रही थी, तभी उसकी फ्रेंड का फोन आया। यार सोनिया, तू तो मुझे भूल ही गई। आजकल तो मौज आ रही होगी। बता, कहाँ कहाँ घूमने गई? तूने तो पिक्चर भी नहीं भेजी। नहीं नहीं, कहीं घूमने नहीं गई, बस इन्हें काम थोड़ा ज्यादा था। अच्छा बता, दिल्ली कब आ रही है? तेरे बिना पार्टी में मजा ही नहीं आता। देखती हूँ, जब आऊंगी बता दूंगी। वैसे तू कैसी है? क्या चल रहा है? मैं तो जॉब ज्वाइन कर रही हूँ, 80,000 सैलरी है। मैं तो कहती हूँ तू भी अपने हस्बैंड के साथ यही शिफ्ट हो जा। काश मैं भी जॉब कर पाती। वहीं ढूंढ लेना कोई जॉब, नहीं तो यहाँ शिफ्ट हो जा। चल देखती हूँ, अभी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। ये कहकर उसने फोन काट दिया। फोन पर बात करके उसका दिमाग ही घूम गया। यहाँ सारा दिन खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, और वहाँ वो मजे से 80,000 कमा रही है। सोनिया बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन सुनीता जी उसे परेशान देखकर पूछने लगी, बेटी क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? सोनिया ने सारी बात बता दी। यह सुनकर उसकी सास ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में यह सब नहीं होता। फिर भी मैं तेरे ससुर जी से बात जरूर करूंगी। शाम को सुनीता जी ने रोशन जी से बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या बात करती हो? बहू नौकरी करने जाएगी, हमारी कितनी बदनामी होगी। अब तो समय बदल गया है, हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन माँ को कौन समझाएगा? आप चिंता न करें, मौका देखकर मैं माँ से बात कर लूंगी। कुछ दिन बाद सुनीता ने अपनी सास से बात की। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन सुनीता और रोशन जी के समझाने पर वो मान गई। सौम्या अपने भाभी के कमरे में आई। भाभी बधाई हो, दादी ने आपको नौकरी की परमिशन दे दी। अब तो आपके मजे ही मजे हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भाभी, अब तो बस फटाफट नौकरी ढूंढ लो। अगले दिन से सोनिया नौकरी ढूंढने लगती है। इधर सौम्या का एडमिशन भी एक अच्छे से कॉलेज में हो गया था। एक हफ्ते बाद उसे कॉलेज जाना था। एक दिन सोनिया के पास एक कंपनी से कॉल आई। वहां उसे एचआर की जॉब ऑफर हुई थी। सैलरी कम थी, लेकिन कंपनी अच्छी थी। सोनिया ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। इंटरव्यू में उसे कंपनी के ड्रेस कोड के बारे में बताया गया। वहां पैंट शर्ट और कोट पहनकर जाना था। सोनिया उसी दिन सौम्या को लेकर शॉपिंग करने चली गई। बाजार में सोनिया ने कपड़े खरीदे। तब सौम्या ने सोनिया से कहा, सौम्या तुम भी अपने लिए कपड़े खरीद लो, 2 दिन बाद तुम्हें भी तो कॉलेज जाना है। भाभी मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं। मैं घर के कपड़ों की बात नहीं कर रही। कॉलेज क्या सलवार सूट पहनकर जाओगी? मैं वेस्टर्न ड्रेस की बात कर रही हूँ। कम से कम जीन्स और टी शर्ट तो ले सकती हो। भाभी घर वाले नहीं मानेंगे। और ये क्या भाभी, आप ये पैंट शर्ट क्यों ले रही हो? घर वालों ने आपको नौकरी की परमिशन दी है। ये पैंट शर्ट के लिए तो वो कभी नहीं मानेंगे। आपके पैसे बेकार जाएंगे। मेरी कंपनी का यही ड्रेस कोड है।
यहाँ हम साड़ी या सूट पहनकर नहीं जा सकते। एक काम करो, तुम भी जीन्स टी शर्ट ले लो, जिससे कॉलेज में तुम्हारा मजाक ना बने। दोनों शॉपिंग करके घर आ जाती हैं। अगले दिन सोनिया को ऑफिस जाना था। वह तैयार होकर घर से निकली तो दादी सास के पैर छूने गई। रत्ना जी ने उन्हें देखा तो चिल्लाने लगी, सुनीता, ओ सुनीता, ये क्या मजाक चल रहा है इस घर में? तेरी बहू तो अपने संस्कार भूल गई, लेकिन तू तो याद दिला सकती है। क्या हुआ दादी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तभी सुनीता जी वहां आती हैं। क्या हुआ माँ जी? देख, तेरी बहू कैसे कपड़े पहनकर ऑफिस जा रही है, इसे जरा भी शर्म नहीं है। बहू, ये ड्रेस तुम कब लाई? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। जाओ जल्दी से सूट पहन लो। लेकिन मम्मी जी, मैं सूट पहनकर नहीं जा सकती, मेरी कंपनी में यही ड्रेस कोड है। नहीं बहू, अगर ऐसा है तो छोड़ दो ये नौकरी। यह एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ हम सब एक दूसरे को जानते हैं। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने तो कभी ऐसे कपड़े पहनने से मना नहीं किया, फिर आप क्यों रोक रहे हैं? बहू, ज्यादा बहस मत करो, चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलो। वो तो अच्छा है मैंने देख लिया, नहीं तो आज ना जाने क्या होता इस मोहल्ले में। सोनिया रोती हुई कमरे में चली जाती है। 2 दिन बाद सौम्या कॉलेज के लिए तैयार होकर निकल रही थी। वह दादी के पास गई। रत्ना जी ने उसे बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया। सौम्या कॉलेज चली गई। उसके जाने के बाद सोनिया किचन में गई। वहां सुनीता जी कुछ काम कर रही थी। बहू, तू आ गई? देख, मैंने सब्जी बना दी है, तू बस रोटी बना ले। मम्मी जी, सौम्या भी तो आज जीन्स टी शर्ट पहनकर गई है, उसे तो किसी ने नहीं रोका, दादी ने भी नहीं। अरे वो तो बच्ची है, शुरू से इस मोहल्ले में पली बड़ी है, वह तो कुछ भी पहन सकती है। मैं वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकती, लेकिन सौम्या पहन सकती है। ये कहते हुए सोनिया रत्ना जी के पास पहुंच जाती है और उनसे भी यही पूछती है। बहू, ज्यादा बहस मत करो। जब सौम्या बहू बनकर अपने घर जाएगी तो उसके ससुराल वाले जैसा कहेंगे वो भी वैसा ही करेगी। लेकिन दादी जी, क्या ये सही है, बहू और बेटी में फर्क करना? हमने भी यही सब झेला है। तुम्हें तो नौकरी करने की इजाजत मिल गई, हमें तो घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। तभी सुनीता जी वहां आ गई। बस अब बहस मत करो, जाओ अपने कमरे में। सोनिया चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब सौम्या वापस आती है तो सोनिया से बात करती है। रात के समय खाने पर सभी बैठे थे। तभी सौम्या अपने पापा से कहती है, पापा, इस घर में एक काम गलत हो रहा है। क्या हुआ बेटी, किसी ने कुछ कहा तुझसे? नहीं पापा, भाभी को बस उनके कपड़ों के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जबकि आज मैं वही कपड़े पहन कर गई थी, मुझे किसी ने नहीं टोका। सब चुप थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। रहने दो सौम्या, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, जो हुआ ठीक है। नहीं भाभी, इस घर में ये नहीं हो सकता। अगर मैं आप सबकी बेटी हूँ तो भाभी भी इस घर की बेटी हुई ना। ऊपर से वो अपना सब कुछ छोड़कर आई है। बेटी, तेरी बात सही है, लेकिन मोहल्ले वालों को क्या जवाब देंगे? दादी, क्या जब आप इस घर में आई थी आपका मन नहीं करता था अपने मन का काम करने का? उस समय माहौल नहीं था, लेकिन आज आप तो अपनी बहू को वो करने दे सकती हैं, या आप उससे अपनी सास का बदला लेंगी? सौम्या चुप रह, दादी से बहस मत कर। वैसे तू ठीक कह रही है सुनीता, मैंने तो कभी तेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन कभी तुझे तेरे मन का भी तो नहीं करने दिया ना। सुन बहू, तू नौकरी करने जा, जो तेरा मन करे पहन। आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी है। लेकिन माँ, मोहल्ले वालों के बारे में भी सोचो। किसी ने मेरी बहू से कुछ भी कहा तो उसकी जबान खींच लूंगी। तू जा बहू, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, तू अभी बात कर ले उस कंपनी में। सोनिया बहुत खुश हुई, उसने सौम्या की तारीफ की। सौम्या अपनी भाभी को देखकर हंस रही थी।